दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज उस राइटर, उस चिंतक से बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आखिर से लेकर आज तक भारतीय लोगों की आवाज़ को, भारतीय लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनको, और जो हमारे समाज में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो कुछ भी घट रहा है, उसको महसूस भी किया है, उस पर लिखा भी है। ना सिर्फ हमारे लोगों के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे राज के जो जुल्मों सितम की गाथा है उसके बारे में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहाँ भी कोई जंग होती है या कोई ऐसी घटना लगती है कि हो गई है, उसके बारे में उनकी आवाज़ हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क से बाहर लगातार गूंजती रही है। मैं ये बात आज के हालात में ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ के जो राज है, उनका जो रवैया इनकी तरफ रहा है, वो या तो जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, प्रेस है, उसमें से ब्लैकआउट करना, या लगातार इनके सर ऊपर जो यूएपीए जैसे कानून है उसकी तलवार लटका कर रखना। लेकिन ये हमारे मुल्क की एक ऐसी वाहिद बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने राज की इस कोशिश को नाकाम किया है और अपनी बात कहना जारी रखा है। ये पंजाब के लोगों को श्रेय जाता है, उनकी हिम्मत है कि जब कुछ महीने पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आउट ऑफ ब्लू एक ऐसी परमिशन दे दी यूएपी में मुकदमा चलाने की, ये पंजाब के जमहूरी लोग थे, यहाँ के पेजेंट्स थे, एम्प्लॉइज थे, जिन्होंने मास लेवल पर राज के उस हुक्म का विरोध किया। और मैं समझता हूँ कि जब ये विरोध होता है तो राज जो कुछ करना चाहता वो कर नहीं सकता। अरुंधति रॉय के दो पक्ष हैं। इन्होंने शुरुआत की एक नॉवल लिख के, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद एक और नॉवल लिखा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। लेकिन उसके बाद साथ साथ इनकी कोई 7-8 मैं गिनती नहीं कर सकता जो एसेस की किताबें इनकी हैं, लेखों की, निबंधों की, जिसमें इन्होंने जितने सब्जेक्ट्स ही आप सोच सकते हैं उन पर इनके कॉमेंट्स हैं। अरुंधति, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मुझे ये कह के बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं अरुंधति को अपनी दोस्त बुला सकता हूँ। जब पहली बार मैंने इनकी इंटरव्यू सुनी, जब इनको बुकर प्राइज मिला था, तो जब इंटरव्यू शुरू हुई, मैंने आज ही इनको बताया वो, तो ऐसा लगा कि एक ऐसी और अंग्रेजी में लिखने वाली है जिसमें अंग्रेजी में नॉवल लिखा तो इनाम मिल गया, तो इससे ज़्यादा परवाह करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू चली वैसे वैसे लगा कि ये एक नॉर्मल इंग्लिश लिखने वाली नॉवलिस्ट नहीं है। इनकी राइटिंग में लोगों के बारे में बहुत कुछ है।
तो पहली बात मैंने ये की कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑर्डर की, मंगवाई, 3 बार पढ़ी। नॉबली नॉवल एक बार पढ़ते हैं आप, और क्योंकि मैं उस वक्त मैं MA टीच कर रहा था अमृतसर गुरु नानक यूनिवर्सिटी में। सो मैं कहा पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ इसका नॉवल लगा था, उस वक्त से लेकर आज तक पढ़ाया जा रहा है। आपसे पूछना यह चाहता हूं कि आपके नॉवल के 2 पक्ष, एक कि समाज में, परिवार में लोगों पर, खास तौर पर औरतों पर, और जो हमारे दलित भाईचारे के लोग हैं, जैसे उसमें एक कैरेक्टर वैल्यूथा है, उन पर जो जुल्म होता है, उस जुल्म की गाथा आपका पहला नॉवल है। पर मेरे सामने सोचने वाली बात यह है कि वो जुल्म सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक नहीं था। उस जुल्म में जो राजनीतिक सिस्टम जुल्म करता है, जैसे वैल्यूथा वो टॉर्चर करती है पुलिस, और जैसे उस टॉर्चर की वजह से वैल्यूथा की मौत होती है, और जैसे उस नॉवल में 2 इंसानों का जो आपसी प्यार मोहब्बत है वो एक हाइट पर पहुंचता है। ये जो इंसानी जिंदगी का द्वंद है, हम बात इसी से शुरू करना चाहेंगे। इसके बारे में कुछ शब्द कहें। थैंक यू परमिंदर जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपने ऐसा एक आंदोलन लड़ा है जो दुनिया नहीं देखा है, और इसके लिए मैं आपको सलाम देती हूँ सबसे पहले। और जब जैसे परमिंदर जी ने कहा, जब अखबार में खबर आया कि मेरे ऊपर सरकार UAPA लगाने का सोच रहे हैं, तो हर शहर में आप लोगों ने मेरे लिए खड़े होके आवाज़ उठाया, इसके लिए भी शुक्रिया। और तीसरी बात है कि मैं अभी आज बैठ के जो आपका थिएटर देख रही थी, झंडे का और गाना और परफॉर्मेंस, मैं वहाँ बैठ के रो रही थी, इसीलिए क्योंकि बहुत कम जगह है दुनिया में अब जब दूसरों के बारे में लोग बोल के लड़ते हैं। सब लोग अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, और इससे जो हुकूमत है वो बहुत खुश है कि सब अपने अपने कुएं में बैठ के कूद रहे हैं, और एक दूसरे का भाईचारा ख़त्म हो गया दुनिया में। तो इसके लिए आपको मैं बहुत बधाई करना चाहती हूँ। शायद इंडिया में सिर्फ एक और जगह है, मेरी मुल्क केरला, जहाँ पे लोग पैलेस्टीन के लिए खड़े हो जाते हैं। नहीं तो पहले हमारा देश पैलेस्टीन का दोस्त था, और अभी हम हथियार भेज रहे हैं इजराइल को, वर्कर्स भेज रहे हैं इजराइल को। मतलब हमारा धन भी जा रहा है, हमारा गरीबी भी जा रहा है। जो लोग इतना गरीब है कि वो एक बैटल ग्राउंड स्टेट में जाके काम करने के लिए तैयार है, उनका गालियाँ सुनने के लिए भी तैयार है इजरायलियों का। तो वो उसके बाद मैं परमिंदर जी की सवाल पे आती हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स शायद 1997 में पब्लिश हुआ था। मैं केरला में, मेरी माँ केरला से है, वो क्रिश्चियन है, और सबसे पहले हम छोटे से गांव में बड़े हुए, फिर शहर में आ गए थे, और फिर दिल्ली में। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी तब, मुझे एक ही लाइन आती थी हिंदी में। हमारा 7वां क्लास का कोई गद्य प्रभा नाम का एक किताब थी, उसमें एक स्वामी भक्त कुतिया नाम का एक कहानी था,
और उसमें वो कुतिया कोई छोटा सा बच्चा को बचा देती है। तो लास्ट उसका लाइन में था कि सवेरे उठ के देखा तो कुतिया मरी पड़ी थी, और मुझे बस यही लाइन आती थी हिंदी में। तो जो मुझे कोई भी कुछ भी पूछा था मैं कहती थी सवेरे उठ के देखा तो कुतिया मरी पड़ी थी। लेकिन अब तो मैं मंच पे बैठ के हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली जब कोई मुझे पूछता है कि आपका उपन्यास व्हाट वाज योर नॉवल अबाउट, व्हाट इज़ योर नॉवल अबाउट, आपका जो नॉवल है वो किस चीज़ के बारे में है, तो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अबाउट एवरीथिंग। कि नॉवल का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो दिल के बारे में भी है, समाज के बारे में भी है, सरकार के बारे में भी है, नदी के बारे में भी है, मिट्टी के बारे में भी है, मछली के बारे में भी है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने आप को लेखक कहना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ का समझ होना चाहिए, क्योंकि छोटे से बड़े सब कुछ कनेक्टेड होता है। और अगर मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि हमारे देश के बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो एकेडमिक्स हैं जिनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिले हैं, जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो इंडिया में स्कूल गए हैं, जो हमारे गांव और शहर में रहते हैं, लेकिन उनका कहानियों में जाति का एक जिक्र भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है, जैसे कि वो होता ही नहीं है यहाँ पे। और हम केरला से हैं जहाँ पे बहुत सालों से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी, और मेरी जो समाज है वो सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं उनको, वो क्रिश्चियन समाज है, बहुत मतलब उनका सारे टी एस्टेट और कॉफ़ी एस्टेट और काली मिर्च का और सारा स्पाइसेस का, लेकिन वहाँ भी रोज़ हम देखते हैं तो जाति देखते हैं, सिर्फ वर्ग का लड़ाई नहीं है, जाति का भी है। और जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आई थी तो और बुकर प्राइज़ मिला, सबसे पहले मेरे ऊपर बहुत लोगों ने केस डाला, हर 5 साल 5 पुरुष मेरे ऊपर केस लगाते हैं, कोई किताब में अश्लील बात है करके। लेकिन एक्चुअली उनको जो हजम नहीं हो रहा था कि ये जाति के बारे में कैसे लिख सकती है, क्या है ये। और जब प्राइज़ मिला तब सब लोगों ने बोला कि ये बच्चों के बारे में नॉवल है, ये इतना सुंदर इसका जो भाषा है, लेकिन नॉवल का पॉलिटिक्स वो अनदेखा करने का कोशिश किया है, और वो अभी भी ऐसी ही है। लेकिन हम लोग कभी अगर अपने आप को लेखक कहते हैं तो हम कोई मैनिफेस्टो लेके नहीं लिखते हैं, हम अपना सच्चाई ढूंढते हैं और उसमें कैसे आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे लिखेंगे, और सब कुछ में पॉलिटिक्स है। आपका कैरेक्टर्स में पॉलिटिक्स है, आपका भाषा में पॉलिटिक्स है, आपका नॉवल का स्ट्रक्चर में भी पॉलिटिक्स है। इसके बाद मैं डायरेक्टली पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। ये मेला गदराइट्स की याद में किया जाता है। हमारा सीधा संबंध लोगों की स्ट्रगल से है, और जहाँ जहाँ स्ट्रगल होती है उस पर ऑपरेशन और जुल्म होता है। किसानों का स्ट्रगल हुआ, जैसे उनको सर्दी में रातें काटनी पड़ी, बीमारी फेस करनी पड़ी, वो भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस थी और एक उस पर ऑपरेशन भी था। मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों का ये जो जुल्म की गाथा है ये अभी कोई 5-7 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम पीछे से देखते हैं तो हमारा एक बस्तीवाद का समय है, बस्तीवाद के बाद का समय है, और आज का समय। लगातार हमने इनमें 3 बातें कॉमन देखी। एक,
कि आप एक नॉर्मल कानून बनाते हैं, दूसरा कि कुछ ख़ास कानून बनाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स था, जैसे प्रेस एक्ट था, 1818 का सेक्शन नंबर 3 था। इसी तरह 47 के बाद पीडी एक्ट आया, यूएपीए आया, टाडा, एक ये बात। उसकी जो कैसे यूज करना है स्टेट ने, उसकी स्पीड में अंतर हो सकता है। ये अंतर हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा यूज किया जाए। तो इसमें से मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि ये जो राज्य का सिस्टम है, जो बस्तीवादी समय के बाद हमने प्राप्त किया 47 के बाद, ये जो प्रोसेस है कि नेचुरल जस्टिस के कानून के दायरे से बाहर जाकर लोगों को दबाने के लिए कानून बनाए गए, इसके बारे में आप क्या सोचे ताकि हम आज के ज़माने को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें? शायद मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ यहाँ पे, और शायद ये बात मैंने पहले भी बोला है, लेकिन सबसे सिंपली बोलने का तरीका ये होगा मेरे लिए कि अराउंड 1987 टू 1989 ये बाज़ार हमारा जो मार्केट्स खोलने से पहले, या मैं कहती हूँ कि उसी ज़माने में दो ताला खोला गया था, एक तो बाबरी मस्जिद का और दूसरा बाज़ार का। और जब वो दो ताले खोले गए तब उसके दो किस्म का बुनियाद पर दो किस्म का बुनियाद प्रश्न छोड़ दिया वो दो ताले खोलने से। एक तो आर्थिक फंडामेंटलिज्म, मार्केट फंडामेंटलिज्म, बाजार का फंडामेंटलिज्म, इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा हिंदू फंडामेंटलिज्म। और वो दो किस्म का जो फंडामेंटलिज्म थे, उन्होंने अपना काल्पनिक क्रिमिनल्स बनाया। एक तो बनाया मुसलमान जिहादी और दूसरा बनाया जैसे माओवादी या अर्बन नक्सल जो कहते हैं। और जो भी लोग सरकार के कानून के या मतलब ज़मीन हड़पने के या जो कुछ भी कोशिश था, उनको या तो अर्बन नक्सल कहा गया या तो जिहादी कहा गया। और दोनों को निपटने के लिए कानून व्यवस्था भी चाहिए था स्टेट को, और कानून भी चाहिए था अलग किस्म का, है ना। तो अब क्या हुआ कि बस्तर में या जो भी मुसलमान नहीं है, अगर कोई भी विरोध करे, जैसे आपका आंदोलन भी, फार्मर्स आंदोलन, दिल्ली में जब पूरे दिल्ली में आप लोग आके बैठे थे, मैं बहुत कम आई थी वहाँ पे, इसीलिए कि वो मुझ जैसे लोगों को लेके पूरा आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश करेंगे कि ये अर्बन नक्सल आ गए, नक्सलवादी आ गए, ये वगैरह। वैसे तो मेरे बिना भी हो गया, खालिस्तानी हो या नक्सलवादी हो, जो भी है, लेकिन ये बड़ा आराम से हमको, I don't know, there's a saying in English, you know, give a dog a bad name and then kill it. या आप किसी को बुरा कह दो तो आपको मारने आ जाए। हाँ, मतलब पहले आप लेबल कर दो, फिर उसको जेल में डाल दो या मार दो या एनकाउंटर कर दो या किसी को। तो अभी पहले तो हमारे पास दो अलग किस्म के हुकूमत थे। तो बीजेपी वाले जो हिंदुत्व को आगे रखते थे, और कांग्रेस मनमोहन सिंह जो अर्बन नक्सल को आगे रखते थे। लेकिन 2014 से जब मोदी जी इलेक्शन जीत के दिल्ली आ गए पहले बार, वो हिंदुत्व भी और कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन, बाजार आर्थिक
ग्लोबलाइजेशन को भी अपने साथ लेके वो अडानी का प्लेन में दिल्ली आ गए। तब दोनों चीज़ एक ही सीना में बैठ गए, मतलब कांग्रेस का फिर ज़रूरत नहीं था। ये दोनों चीज़ हमेशा साथ साथ चलते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड कॉर्पोरेट फंडामेंटलिज्म। तो अभी हम लोगों को निपटाने के लिए ये खास कानून तो ज़रूरी है। जैसे प्रबीर बैठा है, बहुत बड़ा आतंकवादी उनको जेल में भी डाल दिया। या अभी खासकर यूएपीए का अमेंडमेंट किया था, उसमें क्या कहा था, अमित शाह ने ये कहा कि ये जो आतंकवादी है जो बंदूक लेके घूमते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये इंटेलेक्चुअल्स, ये हम जैसे लोग। तो अब उनको समझ आ गया कि ये जो आइडियाज़ जो आइडिया है वो बंदूक से भी ज़्यादा। तो कौन आजकल जेल में सब कौन है? वो लोग हैं जो लेफ्ट का विचार को लेके सॉलिडारिटी बनाना चाहते हैं, उनके साथ यकजहती करना चाहते हैं मुसलमानों के साथ, दलित के साथ। तो भीमा कोरेगांव क्या है? वही है ना। उमर खालिद जेल में कौन क्यों है? उसीलिए जेएनयू को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डरते हैं जब ये लेफ्टिस्ट सोच दूसरों के साथ मिलना चाहते हैं, वो अलग अलग रखना चाहते हैं। मुसलमान के बारे में बोलो, दलित के बारे में बोलो, औरत के बारे में बोलो, आप लेफ्टिस्ट लोग अपने बारे में बोलो, लेकिन कभी भी एक साथ मत मिलो। अगर आप मिलेंगे तो आप आतंकवादी हो और जेल जाएंगे। इसीलिए तो ये कानून है। दो तीन प्रश्न और हमारे सामने पेश हो जाते हैं। नॉर्मली जब हम आजकल के ज़माने को परिभाषित करना चाहते हैं, और आमतौर पर कहा जाता है कि अभी यहाँ पर फाशीवादी जो रुझान है, जो टेंडेंसीज है फाशीवाद की, वो पैदा भी हुई हैं और मजबूत भी हुई हैं। एक तो ये कहा जाता है। आपने एक बहुत बुनियादी प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये जो फाशीवाद की टेंडेंसी है, रुझान है, इसका इकोनॉमिक पॉलिसी से और जो आप जैसा आर्थिक सिस्टम बनाना चाहते हैं उस सिस्टम का आपसी रिलेशनशिप है। जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ नज़र लगाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो बड़ी ताकतें थी, जैसे जर्मनी था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, इटली था दूसरी तरफ, कि इन्होंने भी कि दुनिया की मार्केट पर किसका कब्जा हो। या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे हुआ था कि दुनिया की मार्केट में किसका कब्जा हो, उसमें से जंग पैदा हुई थी। इसलिए उसका रिलेशनशिप था, जो आमतौर पर कहा जाता है कि जैसे बहुत लिखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी उस तरह का, कि जो वहाँ पे जो बड़े सरमाएदार थे जर्मनी के और मुल्कों के, उनकी कैसे तरक्की हो सकती है, उससे वो जंग पैदा हो रही थी। अभी जो जंग के हालात हिंदुस्तान में हैं, जिसे आपने डिफाइन किया अपने लेख में कि ये सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कि लोगों के खिलाफ इन्होंने जंग शुरू की, कि व्हेन यू रोट दैट आर्टिकल वॉकिंग विद द कॉम्रेड्स, उसमें आपने जंग का हवाला दिया था। तो ये जो रिलेशनशिप है, संबंध है, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये संबंध क्या है और इस संबंध के बेसिस पर फाशीवाद कैसे उत्पन्न हुआ। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तो
इसको इसका जवाब में किताबें लिखा जा सकता है। लेकिन हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आपने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी ने, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, इनके पास कॉलोनीज थे अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में। वो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज लेके अपने आप को मतलब मजबूत बना रहे थे। जर्मनी के पास कॉलोनी कम थे, तो जर्मनी ने डिसाइड किया कि हम यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे, रशिया की तरफ बढ़ेंगे। हमें वहाँ से, जैसे यूक्रेन में बहुत उपजाऊ ज़मीन है, तो वो नाज़ीज़ का आइडियोलॉजी में उसको लेबेनसराउम कहते थे कि हमको जीने के लिए जगह चाहिए। तो वो एक दूसरा किस्म का कॉलोनाइजेशन शुरू कर रहे थे। और इन सब जगह में यहूदी रहते थे, छोटा छोटा पॉपुलेशन में, बहुत कम थे जर्मनी में भी। लेकिन लोगों को उकसाने के लिए उन्होंने एक ऐसा बड़ा हवा खड़ा कर दिया कि इंटरनल एनिमी है, ऐसे नाज़िज़्म शुरू हुआ है। एक्चुअली हमारे यहाँ जर्मनी तो छोटा सा देश था और वो अपना नाज़ी आइडियोलॉजी दुनिया में, यूरोप में और रशिया की ओर फैलाना चाहते थे। और हमारा फासीवाद बिल्कुल उल्टा है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, दरिया जैसे, बहुत समुद्र जैसा, इतने सारे चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारा फासीवाद ये पूरा एक समुद्र को एक बिस्लेरी बॉटल में भरना चाहते हैं कि हमें छोटा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल उल्टा काम है। और ये अपना ही गरीब लोगों का ज़मीन को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, एक किस्म का इंटरनल कॉलोनाइजेशन, जैसे बस्तर में या नर्मदा में या कहीं भी हो। तो अभी ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन एक तरह से हम इसको इंटरनल बना दिया। जैसे सरदार सरोवर बांध, पहले केवड़िया नाम के आदिवासी कुछ गांव में पहला प्लेन, नेहरू जी का प्लेन आके कब्जा किया उन लोगों का जगह, वहाँ पे बांध का कॉलोनी बनाया। फिर पूरा आदिवासी इलाका को अभी ख़त्म करके उन्होंने सरदार सरोवर बांध बनाया। और उस जगह में जहाँ पे लोग रहते थे, वो अभी अपने ही जगह में नौकरी करते हैं, अपने ही पेड़ से फल चुराते हैं। और इतना बड़ा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल का स्टैचू बनाया है, उसके नीचे सब दबे रहते हैं जो लोग थे। तो एक सिंबॉलिकली आप देखो तो कितना मतलब ओपनली एक कॉलोनाइजेशन है, लेकिन नेशनल बॉर्डर्स के अंदर। तो अगर आप 30 लाख लोगों को अपने ज़मीन से उठा के फेंको, लेकिन वो इंडिया में है ना, तो फिर आप उसको वॉर रेफ्यूजीज नहीं कहेंगे। लेकिन वो है ही एक किस्म का जंग, तो है ही है। किसी कुछ 5-7 लोगों का फ़ायदा के लिए पूरा देश अभी उसका चुका रहा है कीमत। अभी हमारे देश में 100 लोग के पास इतना धन है जो पूरा देश के लोग के पास नहीं है। मतलब ऐसा हालत हो गया है, ऐसा इंसाफी हो गया है। और हमें बताया जाता है कि ये प्रोग्रेस है, ये डेवलपमेंट है। तो फासीवाद अपना चेहरा बदल देते हैं अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स में। लेकिन जब गुजरात में 2002 में वो होने शुरू हो गया, तब हम में से कुछ लोग कहते थे कि ये फासीवाद आ रहा है। तब सारा जो लिबरल्स है कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये लोग पागल हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं और हम बस देख कि क्या हो रहा है।
इसमें से एक्चुअली मैं आपसे दूसरा प्रश्न इसमें पैदा होता है, वो ये है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, आप उड़ीसा की बात कर सकते हैं, नियमगिरी की, जिसके बारे में आपने बहुत लिखा भी था, नियमगिरी के बारे में, वेदांता के बारे में लिखा आपने जो झारखंड में टाटा माइंस के बारे में लिखा, जैसे बड़ा कारखाना जमशेदपुर में लगता है, लेकिन जो उस कारखाने से वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहा है जमशेदपुर से, उसका जो फेंका जाता है उसको, वो जंगल में फेंका जाता है, जो जंगल की ज़मीन के नीचे का खजाना है। ये आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस शुरू हुआ था 17वीं 17वीं और 18वीं सदी से लेकर, वो जो विश्वीकरण का जो दौर है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, कुदरती खजानों पर कब्जा करने की होड़ में लगे हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो जैसे हमारे बड़े लोगों का अदानीज़ का रिलेशनशिप है अंतर्राष्ट्रीय सरमाए के साथ, ये जो विश्वीकरण का बात है, जो इस जंग की बुनियाद में पड़ा है, मैं चाहूँगा कि अगर इसमें आप कुछ हमारे दर्शकों को साफ बता सकें कि इसका असल में मीनिंग क्या है। दूसरी बात इससे कि सरकार उनको उनकी शर्तों पर क्यों इजाज़त दे रही है, क्या सरकार का उनसे रिलेशन दोस्ती का है और हमारे से रिलेशन दुश्मनी का है? एक्चुअली अगर हम 1950, 1960s के बारे में सोचें, तो लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? लोग ये कह रहे थे कि इनकलाब आना चाहिए, देयर शुड बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको आप पंजाबी में दौलत को आप आम लोगों में बांट दो, इस तरह से हर को एक अपना अपना हिस्सा मिल जाए। दौलत, सिर्फ दौलत नहीं, हाँ दौलत, ज़मीन, सब कुछ, मतलब एक इनकलाब के लिए लोग लड़ रहे थे। फिर आ गया 1980s, तब लोग बोल रहे थे कि यार जो जैसे नर्मदा आंदोलन में, जो हमारे पास ज़मीन है वो मत छीनना। वो ज़माना वो भी चला गया। फिर लोग अपना सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे कि हमारा जो भारतीय सिटीजनशिप है वो मत छीनना। तो हमें तो दबा दबा के पीछे ले जा रहे हैं। अब आप लोग सब, आप में से बहुत लोग किसान हैं, आप पानी के बारे में, ज़मीन के बारे में, खेती के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो लोग उस चीज़ के बारे में सोच के लड़ते थे, अब हम लोग सब कहाँ पहुँच गए? हमें सिर्फ ये हिंदू, मुसलमान, ये सिख लोग आतंकवादी हैं, ये क्रिश्चियन लोग को निकाला, चर्च को जलाया, मस्जिद को गिराया, इसी में फंस गए क्यों? और बाकी लूट तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये सब, जैसे उड़ीसा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और अगर आप बॉक्साइट का जो पहाड़ है, नॉर्मली वो पहाड़ ऊपर ऐसा नहीं है, वो ऊपर ऐसे फ्लैट है, मैदान जैसे, और जब बारिश होती है वो बॉक्साइट बारिश को एक वाटर टैंक जैसे स्टोर करते हैं पहाड़ में, और फिर वो धीरे धीरे पानी आके पूरा खेत को मतलब सिंचाई करते हैं। अब अडानी या कोई भी माइनिंग कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो बॉक्स जैसे किसान को या आदिवासी को बॉक्साइट का मतलब यही है कि वो एक वाटर टैंक है और हमारा खेत को सिंचाई करेंगे। लेकिन अडानी बॉक्साइट पहाड़ में जब रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बॉक्साइट निकालना है, बाजार में डालना है। तो मैं कहती हूँ कि जो असली काल्पनिक आंदोलन है, कोई आंदोलन शुरू नहीं होता है जो पहले अपना
दिमाग अपना इमेजिनेशन में शुरू नहीं होता है। और वो आंदोलन है कि क्या हम वो बॉक्साइट को पहाड़ में छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ये कभी नहीं सोच सकता है कि वो बॉक्साइट को पहाड़ में छोड़ दो। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमें बात करने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसी में हम उलझे हुए हैं कि इसको जला दो, इसको मार दो, इसको काट दो, इसको ये कर दो, इसको और वो लोग अपना पीछे से काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान लगाना ये बात लाना चाहता हूँ कि जैसा माहौल आजकल हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जैसे गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या जैसे 47 में जो आपने अभी ओपेरा में भी देखा था कि जैसे कत्लेआम हुआ था मुसलमानों के बीच और सिख और हिंदुओं के बीच, जैसे अयोध्या का जब मसला बनाया गया, मैं ये कहता हूँ कि मसला नहीं था, मसला बनाया गया हिंदू मुस्लिम का, बॉम्बे में हुआ। ये जो लोगों के बीच में जो सांप्रदायिकता है, ये सांप्रदायिकता क्या आप समझती हैं कि इसको यहाँ की राज करने वाली शक्तियों ने पैदा किया था? अन्यथा हिंदुस्तान के अपने इतिहास में तो कबीर है, बाबा नानक है, इतिहास में तो बाबा बुल्ले शाह है पंजाबी में, संत नामदेव है महाराष्ट्र में, जो लोगों के हकीकी एकता की यूनिटी की बात करते थे, जिनका वन गॉड का कॉन्सेप्ट, एकता का कॉन्सेप्ट था। ये जो बीमारी आई है धर्मों के नाम पर लोगों को बांटकर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो लोग हमारे ऊपर आजकल राज कर रहे हैं उनका, और उसके साथ जिनसे इन्होंने राज लिया था अंग्रेजों से, जो साम्राज्यवादी ताकत थी, जो वो अपने साथ आइडियोलॉजी देकर आए, इसके रिलेशनशिप के बारे में आप कुछ कह सकें ताकि सांप्रदायिकता को हम समझ सकें, जो कि फाशीवाद के फाउंडेशन में पंजाब में पड़ा। अभी हम में से शायद कोई भी नहीं होगा यहाँ जिनको पता नहीं है कि ये सांप्रदायिकता अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और राज करने के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अब हम कितने साल अंग्रेज़ों को दोष देने लगे हैं, अब वो चले गए, लेकिन यहाँ पे और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस ने शुरू किया, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ये कांग्रेस लोगों ने भी बहुत कुछ खेल खेला है, लेकिन वो अंधेरे में, ये दिन में खेलते हैं, यही है ना। लेकिन वो कभी ये अपना पॉलिसी नहीं बनाया है, लेकिन अभी ये एक किस्म का पॉलिसी हो गया। लेकिन हम अभी बैठ के सरकार और आरएसएस को सिर्फ दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सब जगह पहुंच गया। आप मेन स्ट्रीम, आप मीडिया में देखो, मतलब मीडिया फासीवाद का साथ नहीं देते हैं, वो फासीवाद है, वो फासिस्ट लोग हैं, पूरा उन्होंने टेक ओवर किया है। और हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं, लेकिन आप कल्चर में देखो, सिनेमा में देखो, व्हाट्सएप में देखो, ये सीरियल में देखो, एक मिनट में नहीं जाता है जहाँ पे ये जहर नहीं घोल रहे होता। तो हम कितने देर तक सरकार के ऊपर, अंग्रेज़ के ऊपर, इसके ऊपर करते रहेंगे? हमें इसका जवाब हमें खुद देना होगा। और इसीलिए मैं बैठ के रो रही थी ये प्ले देख के, ये ड्रामा देख के आज, क्योंकि मान लो कि जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो ताकत है, दुनिया की पूरा ताकत है, अमेरिका में ये सब शुरू हुआ कि आप जितना मर्जी बोलो अपने बारे में, मुसलमान के बारे में बोलो,
मतलब यूक्रेन के बारे में बोलो, अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में बोलो, इंडिया हिंदू ये बोलो, ब्राह्मण ये बोलो, जितना मर्जी बोलो अपने बारे में, लेकिन एक दूसरे को साथ नहीं देना कभी भी। अगर अभी मैं पूछती हूँ, अगर हमारे देश में एक बहुत बड़ी शर्म की बात ये है कि जैसे यहाँ पे पंजाब और शायद केरला को छोड़ के कोई नहीं खड़ा हुआ है पैलेस्टीन के साथ, जहाँ पे जेनोसाइड हो रहे, बच्चे बच्चे को मारे लोग, मतलब पागल हो गए वहाँ पे जो जंग है। लेकिन इंडिया में क्योंकि मुसलमान के साथ बैर है, दुश्मनी है, तो यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्रिश्चियंस भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो उनका कुछ लगा है कि जेरूसलम में हमारा वो है ये। तो सरकार और जनता एक साथ है खामोशी में, खामोशी नहीं, इजराइल के सपोर्ट में। मतलब जितने भक्त हैं उनका व्हाट्सएप का डीपी इजरायली फ्लैग है, इजरायली झंडा। लेकिन पंजाब में शायद नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में या कहीं भी आप पैलेस्टाइन का झंडा लो तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया में अपने सरकार के खिलाफ जर्मनी में, स्पेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में सारे लोग, हजारों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी शर्म। और हमारा ताकत बढ़ जाता है जब हम कोई दूसरे के लिए लड़ते हैं, हमारा ताकत कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। मान लो कि मैं कोई राइटर हूँ जो मेरी ज़िंदगी भर में केरला का छोटा सा सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में छोटे छोटे कहानी लिख के बैठ जाऊँ, नहीं, सब कुछ के बारे में बोलो। जैसे किसी ने अभी बोला ना, गदरी बाबा के जो वारिस है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा है हम लोग। तो इसीलिए हमें अब सरकार का इसका गलती छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं ये सांप्रदायिकता के बारे में? हम कहाँ जाते? आप लोग तो जाते, मैंने देखा शाहीन बाग में बहुत से लोग पहुँच गए। लेकिन सबको खड़ा होना है जब भी हम जुल्म देखते हैं। अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे तो हम अपने मुद्दों को लेके भी डूब जाएंगे। ये बात आपने बहुत ठीक कही कि हम ये करेंगे तो उसमें डूब जाएंगे। इससे मैं आपसे बात दोबारा फ़लस्तीन में आना चाहता हूँ। हाँ, यस, पैलेस्टीन कि पैलेस्टीन पर जो कब्ज़ा होना शुरू हुआ, ये पहली जो आलमी जंग थी, उसके बाद ज़ायनिज़्म का पैदा होना, उसके बाद ज़ायनिज़्म को साम्राज्यवाद की मदद मिलना और ज़ायनिस्ट लोगों का इस धरती पर उस धरती पर जाना, और जिसको तेज़ किया गया 48 में जब इज़राइल को पैदा किया गया, इज़राइल बन गया, और उससे आज तक जो कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात हमने बहुत शिद्दत से नोट कर रहे हैं कि जितना जुल्म पैलेस्टीन के लोगों पर तब से हो रहा है, पैलेस्टीन के लोग लगातार उसका विरोध में अपनी ताकत से ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। वो वक़्त जॉर्ज हबाश का वक़्त था, वो वक़्त यासर अराफात का वक़्त था, वो वक़्त आज हमास का वक़्त है, हिज़्बुल्लाह का वक़्त आ गया है। लेकिन वो रेजिस्टेंस उनकी कायम है इसी तरह से। इसमें जैसे माइनर डिटेल नॉवल में है कि वो जो औरत है उसको मालूम है कि मुझे मार देगी इज़राइल की फ़ौज, लेकिन फिर भी वो उस औरत की कब्र को तलाश करने जाती है, जिसके बारे में उसे मालूम पड़ा था कि इस कब्र में उस लड़की की लाश दफनाई गई है जिसको इज़राइली फ़ौज ने रेप किया था। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमें
आप जैसे आपने बताया कि बहुत जगह इन डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिली। हमारे हिंदुस्तान में आपने जैसे जिक्र किया कि वो रेजिस्टेंस का वो लेवल नज़र नहीं आया पैलेस्टीन के क्वेश्चन पर। इसके बारे में चाहूँगा कि आप थोड़ी सी वजाहत करें कि क्या रीजंस। एक्चुअली मैं कुछ महीने पहले बेरूत में थी और बेरूत में बहुत सारे पुराने पैलेस्टीनियन योद्धाएं मिले जो PLO के थे, यासर अराफात के ज़माने के, और बहुत सारे। तो वो मुझसे मिलके बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया आए थे, हम पूरा इंडिया घूम के बहुत बहुत गरीब लोग 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पैलेस्टीन के लड़ाई के लिए मतलब डोनेट कर रहे थे। तो मैंने कहा पर इंडिया बदल गया, अब ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है कि सरकार बदल गए, लेकिन लोग हमारे साथ हैं ना। मैंने कहा नहीं है, नहीं ये सही है कि है नहीं। आपने किसी को देखा है कोई प्रोटेस्ट देखा नहीं ना। तो मेरा दिल टूट गया जब मैं ये बोल रही थी उनको, लेकिन उनको झूठ नहीं बोलना चाहती थी मैं। और ये क्यों हुआ क्योंकि इतना सारा झूठ बोला गया मुसलमानों के बारे में, और जिहादी और ये वो क्या क्या नहीं बोलते। अब सब कुछ हम दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पैलेस्टाइन के रेजिस्टेंस ने अभी साफ किया है वो ये बहुत अजीब सी चीज़ है। हम जमहूरियत के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े जमहूरियत वाले देश है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन कम एनीवे, बट ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और जो डेमोक्रेसीज नहीं है, ईरान हो, रशिया हो, सीरिया हो, ये लोग सब पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। तो एक तरह से पूरा दुनिया का जो दोगलापन कहते हैं, इस हिपोक्रेसी को, दोगलापन को एक्सपोज किया है ये छोटा सा जगह गाजा ने। अभी तो क्या होने जा रहा है अगले 2 हफ्ते में। हम अगर ट्रम्प तो हमारे मोदी जी जैसे कुछ भी बोल लेता है, पहले मतलब मिशिगन में जाके मुसलमान को बोलते कि हम आपके साथ हैं, वहाँ करके हम नेतन्याहू को वी विल फिनिश द जॉब करते हैं, तो किसी को पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन जो दुनिया का स्थिति था जब वो पहला प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था ट्रम्प 2016, जब उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम में बुलाया, जब उन्होंने वो ईरानी का सबसे बड़ा जनरल सुलेमानी को मार दिया। अब वो ईरान नहीं रहा, वो दुनिया नहीं रहा है। और अगर जंग छिड़ गया ईरान और इजराइल के बीच में, पूरा दुनिया उसमें आ जाएगा, हम सब का ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ अमेरिका जंग में आ गया तो सब लोग बैठ जाएंगे डर से, क्योंकि बहुत साल हुआ है कि अमेरिका कोई जंग जीता नहीं है। मतलब वियतनाम में नहीं जीता, अफगानिस्तान में नहीं जीता, सीरिया में नहीं जीता, कहीं भी नहीं जीता। वो बम गिरा सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते लोगों से। तो अब शायद हो सकता है कि ऐसा जंग छिड़ेगा जो हमने देखा नहीं पहले। लेकिन हम सबको, आपका डीजल का जनरेटर, आपका बोरवेल, आपका घर का बिजली, आपका सब्जी का दाम, हमारा सब कुछ बदलेगा अगर ये जंग होगी। लेकिन ये जंग में हम किस तरफ होंगे हमें डिसाइड करना होंगे, क्योंकि अभी हमारे देश दोनों साइड खेल रहे हैं। वो
ब्रिक्स का समिट में भी जा रहे हैं, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वाला। वहाँ पे अभी 27 देश है। और वो जैसे जंग कब छेड़ता है, जब अमेरिका को लगता है कि हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा थ्रेट है। इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमें सारा जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो हम डॉलर में क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो अमेरिका पूरा दुनिया का बैंक है। अगर मान लो कि 27 देश ने कहा कि हम डॉलर में नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा जंग चलेगा। और अब वो यूक्रेन वर्सेस रशिया वो भी ब्रिक्स का है, ताइवान वर्सेस चाइना वो भी ब्रिक्स का है, इजराइल वर्सेस ईरान वो भी ब्रिक्स का है। तो हमको पता लगना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है अपने लिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है आज, और जो मीडिया है हमारे देश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं बता। ढूंढना पड़ेगा आपको सही खबर। ये बात मुझे एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है उसकी तरफ लेकर आता है कि अगर हम जंग से बचना चाहते हैं, जो जंग दुनिया को बर्बाद कर सकती है, और जो जंग अमेरिका जैसे मुल्क और इजराइल जैसे मुल्क सिर्फ इसलिए दुनिया पर लेकर आएंगे कि वो अपना फ़ायदा कर सकें, अपना मुनाफा कमा सकें, या उनका जो संकट है, ये बात नहीं मेरा ख्याल बोलनी चाहिए, आप बोल सकते हैं इसमें डिटेल में, जो उनका अपना संकट है उन मुल्कों का, उस संकट को इस जंग के ज़रिए वो हल भी करना चाहते हैं और हमारा अपना इंटरेस्ट भी देखना चाहते हैं। ये मुझे इस बात पर भी लेकर आ रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आजकल के हालात को एक तरफ जो ये बड़ी ताकतें अमेरिका जैसी, इंग्लैंड जैसी, उनका जो विश्वीकरण का जो प्रिंसिपल है आर्थिकता का, वो परिभाषित कर रहा है, क्या हमें ये कहना चाहिए कि दुनिया की परिभाषा या डेफिनेशन वो हमारे विरोध, हमारे प्रतिरोध, हमारी रेजिस्टेंस को सेंटर में, केंद्र में रखकर हो, ये जो रेजिस्टेंस को सेंटर में लाना, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि खुलकर बोले। ऑफ कोर्स हमको, जैसे हमारे देश कोई छोटा देश नहीं है, लेकिन हमारे जो ओपिनियन है और हमारे जो पॉलिटिक्स है, वो हमारा जो जनता काफ़ी, हम लोग और सरकार दोनों ऑपोजिट है, साथ में नहीं है। लेकिन हमें खड़ा होके कहना है कि हम इस जंग में किस साइड में होंगे। हम अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ नहीं होंगे। और जंग को, मतलब अगर हम जंग नहीं चाहते हैं तो हमें अपना ताकत दिखाना पड़ेगा कि हम ताकतवर लोग हैं, हम कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं, और हम आपके साथ नहीं हैं इस जंग में। तो ये जो मतलब वो अमेरिका तो ईरान और रशिया और चाइना को एक्सेस ऑफ ईविल कहते हैं, वो अपने आप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि चाइना में और रशिया में बहुत डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमसे भी ज़्यादा वहाँ रिप्रेशन है। लेकिन इस मामले में दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, इस मामले में। और जैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा इसमें, हम ये नहीं कह सकते हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, बड़े लोग हैं, हमारे लिए वो फ्रीडम नहीं है, वो आज़ादी नहीं है।
अब हमें पता करना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है, फ़लस्तीन में, ईरान में, कौन क्या कह रहा है, हमारे देश क्या कर रहा है। अभी तक इंडिया दोनों साइड में है, मतलब रशिया से तेल लेके उसको प्योरीफाई करके यूरोप में भेज रहे हैं। रशिया का सैंक्शन है इसीलिए। अब ट्रम्प आएगा, हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत बड़ा चांस है कि बहुत बड़ा जंग होने वाला है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, एक ये जंग है जो दुनिया के लोग लड़ भी रहे हैं, लड़ना चाहते हैं इन बड़ी ताकतों के खिलाफ। एक जंग आइडियाज़ की, विचारों की, लोगों को इकट्ठ की हिंदुस्तान में हो रही है। उसकी नुमाइंदगी हमारा किसान आंदोलन कर रहा है और उसके साथ उस रेजिस्टेंस की नुमाइंदगी उमर खालिद कर रहा है, गौतम नवलखा कर रहा है, प्रबीर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जितने लोग उस जंग में शामिल हैं और उस जंग में शामिल होने के बाद साईं बाबा की और स्टैन स्वामी की शहादत हुई, उस जंग के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जंग, जैसे फ्रांस फैनन ने कहा था रिचर्ड फर्स्ट ने, कि अगर हम बस्तीवाद के युग को डिफाइन करना चाहते हैं, ये डेफिनेशन की बुनियाद में रेजिस्टेंस रही। बस लास्ट में आई वुड लाइक कि आप उस रेजिस्टेंस के बारे में दो शब्द। साईं बाबा मेरा बहुत करीब का दोस्त था। हमारा दोस्ती सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में नहीं। साईं बाबा मेरे लिए अचार बनाता था, बहुत अच्छे छोटे छोटे। और वो 10 साल के जब वो जेल में था तब मैं उनका बहुत बचा बचा के खाती थी। और जब वो आया बाहर तो दोबारा एक बड़ा बोतल बनाया मेरे लिए, लेकिन सिर्फ 7 महीने के लिए बाहर आया। अब जब ये व्हीलचेयर लेके आए थे इस प्ले में, मैं ये सोच रही थी कि कितने साल से साईं बाबा, रोना, गौतम, SAR गिलानी, हम लोग सब मिलते थे। और जब एक जेल में जाता था तो हमारा कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ सो एंड सो, हम कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए साथ में, और हर कॉन्फ्रेंस में 1-2 लोग हमसे गायब हो गए, या तो गुजर गए या जेल में थे, और फिर बाकी लोग करते थे। अब हम लोग सारे, हेनी बाबू, बीवी, रोना विल्सन, हम लोग सब फॉर द डिफेंस ऑफ साईं बाबा कमेटी, और वो लोग सब अभी जेल में हैं। SAR गिलानी मर गया। तो जब भी मैं देखती हूँ कि मैं, अरे हम 2-3 ही रह गए, अब नेक्स्ट टाइम मैं सोची कि नेक्स्ट टाइम गदर मेला में क्या अरुंधति के बारे में बोलने होंगे कि अंदर है, अभी क्या होगा। तो लेकिन हम सब लोग ऐसे हैं कि अगर पूरा दुनिया एक साइड में और हम 2-3 इस साइड में, तब भी हम जो बोल रहे हैं हम बोलेंगे। अंग्रेजी में हमेशा मैं कहती हूँ कि whatever it is, I will never be on your side. दुनिया में जो मर्जी हो गया है, वो जो राज कर रहे हैं उनकी तरफ अरुंधति कभी नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि इसी नोट पर, और ये कहते हुए कि ये जो मेला गदरी बाबियों का हम आज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उसी प्रतिरोध का, उसी विरोध का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसका हिस्सा है। हमें ये मान है कि
अरुंधति ने अपनी हाजिरी यहाँ पर लगवाकर हमारे इस विरोध के सिंबल में अपनी शमूलियत की है, उसकी शमूलियत के लिए हम उसको बधाई भी देते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुंधति रॉय जी अजे जाना नहीं, डॉक्टर साहब अजे रखियो स्टेज के उपर रोकियो उन्होंने। मैं बेनती करांगा देश भगती आदर कमेटी के प्रधान कामरेड अजमेर सिंह जी, जनरल सैकटरी जे हैगे ने कामरेड मारी मेघा जी, वो आ जाए स्टेज के उपर। कमेटी वालों एक निशानी, याद निशानी जी है वो अरुंधति रॉय होरां नूं दित्ती जानी है। कुर्सियां चको, वॉलंटियर्स प्लीज।